नमस्कार, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका अंग महाजनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी पर। आज हमारे साथ जेएनयू की तेज तर्रार एक्टिविस्ट कंचना यादव जी हैं, जिनको आपने कई बार ट्विटर के स्पेस में सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा और काफ़ी मुखर होकर दलित पिछड़ों के मुद्दे उठाती रहती हैं। कंचना जी, स्वागत है आपका। एक चीज़ जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे और आपने इस पर काफ़ी कुछ लिखा भी है, कहा भी है, एक जो खबर आई जिसमें कि देश में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सिर्फ 4% प्रोफेसर हैं और 6% एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो जब हमारे को आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण भी इतना मिलता है 27%, तो ये आंकड़ा क्या कहता है? क्योंकि आप खुद जेएनयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, आप इस पर बेहतर बता सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। जैसा कि आपने बताया कि देश में टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उस 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 4% प्रोफेसर हैं और 6% एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मतलब ये जो प्रोफेसर है ओबीसी से हाँ जी। और कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, या आप TFR अगर सुने होंगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में, उसमें एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। अच्छा। तो ये तो आप देख रहे हो कि एक एवरेज है ना, कि जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टोटल निकाल कर फिर उनका एवरेज निकाला गया। कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। और फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर में जब आरक्षण लागू हुए, हमें 1990 में सरकारी संस्थानों में जॉब पे आरक्षण 27% ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, तो अभी तक सिर्फ 4% कैसे? मतलब क्या इस जो ड्यूरेशन रहा है 30 साल 32 साल, क्या इस ड्यूरेशन में 30-32 साल में क्या 30% भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं हो सकते थे? तो इसको हम जब देखेंगे तो हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत रूट में जाना पड़ेगा। और इस समस्या का समाधान ही तभी निकलेगा जब हम रूट से देखेंगे और समझेंगे। पहला हम जब देखें तो बैकवर्ड समाज जो है, जो ओबीसी SC ST समाज है, एक तो एजुकेशन जो सिस्टम है, जब वो स्कूल में जाते हैं पहली बार, आप देखेंगे कि क्लास 5 तक पढ़कर, 10 तक पढ़कर या ग्रेजुएशन तक पढ़कर मैक्सिमम ड्रॉप आउट रेशियो आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे एजुकेशन को। और खासकर अभी करंट जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने का जो चल रहा है एजुकेशन को, प्राइवेट स्कूलें हर रोज खुल रही हैं और सरकारी स्कूलें तबाह होती जा रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि अभी जो बैकवर्ड समुदाय से लोग हैं, बैकवर्ड समाज से लोग हैं, वो स्कूल में पहुंच ही पा रहे थे कि उसके पहले ही उसको प्राइवेट करके शिक्षा को महंगा कर दिया गया। सही है जी, मेरा ये सवाल मैं उस पर आ रही हूँ। हाँ जी। 4% जो है, तो वही मैं कह रही हूँ। और दूसरा जो है कि प्रोफेसर बनने के लिए आप PhD होना चाहिए, है ना? तो आप PhD तक पहुंचोगे, उसके पहले ही तो आपको आउट कर दिया जा रहा है। PhD के जेएनयू के एडमिशन हो या कहीं पर एडमिशन हो, ओबीसी SC ST को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 30 में दिया जाता है। आप मिनिमम वहां पर PhD कर पा रहे हैं। ये जरा अच्छे से समझाएं, बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं कि कैसे रोका जाता है, क्या बताएं? तो मान लीजिए यहाँ पर 70 नंबर का रिटर्न होता है, 30 नंबर का इंटरव्यू होता है जेएनयू में, PhD में, और 30 नंबर के इंटरव्यू में जो यहाँ के इंटरव्यूअर होते हैं, जो खासकर अभी जो लेफ्टिस्ट और अपर कास्ट जो बैठे हुए हैं, जिनको हम द्रोणाचार्य कहते हैं और इसीलिए कहते हैं। और जब इंटरव्यू में बच्चे जाते हैं तो वहीं अगर एक कोई वर्चस्व समाज का लड़का आया हुआ है और एक कोई बहुजन समाज का आया हुआ है, तो बहुजन समाज के बच्चे को 1 2 3 नंबर देकर हटा देते हैं। और वही जो अपर कास्ट आपको मिलेगा, उसको 30 में 27 28 ऐसे नंबर देते हैं। तो आपने देखा है कि ऐसे ये डेटा है, आपको अभी शेयर कर सकते हैं। ये आज से नहीं, 2011 से इसी कैंपस में मुद्दा उठा रहा है। ये मुद्दा हम सबने उठाया हुआ है। प्रियंका है यहाँ पर, प्रियंका ने उठाया हुआ। पिछले ही साल का बात है, हम लोग ने इसका विरोध प्रदर्शन किया हुआ था, है ना, कि हर साल PhD एडमिशन में ऐसा होता है कि फिर यहाँ पर लार्जर जो पॉपुलेशन है ओबीसी का या पिछड़े समाज से, वो बाहर हो जाते हैं। तो कुछ ही जो पहुंच पाते हैं PhD तक कर पाते हैं। और फिर आप जाते हैं इंटरव्यू में, जो जॉब का इंटरव्यू, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, तो सेम तो वहां पर भी होता है ना? वहां पर उनके पास डिग्री अगर है तो उसके बाद वहां पर लिया नहीं जाता है, क्योंकि जो वहां पर इंटरव्यू और वो सिलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है, नंबर उसमें कम दे देता है, नहीं उसमें आउट कर। जैसे आपको DU का एग्जांपल में देती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी अपॉइंटमेंट चल रहा है।
जो यूआर कैटेगरी होती है उसमें तो कोई भी प्रवेश कर सकता है ना, ठीक है। इंटरव्यू दे सकता है। वो ठीक है। पहले ही कह देंगे, अगर मान लीजिए किसी से आप पूछने गए कि सर ये यूआर कैटेगरी में इंटरव्यू हो, कहेंगे नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल है मेरे ही दोस्त का, वो पूछने गई इन्वायरमेंटल साइंसेज से कि ये सर मेरा इंटरव्यू ऐसी कैटेगरी से थी, तो कह रहे कि तुम तो एससी से हो ना जी, तुम यूआर में क्यों अपीयर होगी, नहीं होगा सिलेक्शन, जाओ। अच्छा, ऐसा तो कहा जाता है? ऐसा होता है। तो यूआर कैटेगरी में आप इंटरव्यू देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कहीं ओबीसी का 1 सीट आ रहा है, कहीं एससी का 1 सीट आ रहा है, अगर वहां पर 50-50 लोग इंटरव्यू 1 सीट के लिए देने आ रहे हैं, उसमें भी अब पॉलिटिकल नेटवर्किंग है ना, संबंध, ये सारे लिंक अब ढूंढ कर किसी किसी का एक पर अपॉइंटमेंट हो पा रहा है। तो आप देखेंगे एक तो सीटें कम प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की निकल रही है, उसमें भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा है। आपका नेटवर्किंग, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हर चीज देखकर फिर आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर पे अपॉइंट किया जा रहा है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कई सारे फैक्टर्स हैं, बिगिनिंग से, स्कूल एजुकेशन से लेकर टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर देयर इज फ्लॉज, है ना, यहाँ प्रॉब्लम है सारे सिस्टम में। और इसी वजह से जो 30 साल के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में 4% 6% ही अभी तक पहुंच मैं पाए यही हुए हैं। प्रियंका जी, कंचना जी, आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ठीक है 4% और 6% है, एक कोई भी आदमी, अनपढ़ आदमी भी थोड़ा इतना समझ लेगा कि जब हमें आरक्षण 27% है और 4%, एटलीस्ट 27% तो होने चाहिए। जी लेकिन इसका मतलब है कि जो हमारे लिए जो संगठनें दावा करती हैं कि हम दलितों पिछड़ों के लिए आवाज उठाते हैं, यानी कि वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। जी जी, और आप सही, अब तो आप खुद ही आप नेत्री बन चुकी जी, हैं आरजेडी की। क्योंकि आपने जो मुझे अभी डेटा दिखाया वो केंद्र हाँ, सेंट्रल सरकार यूनिवर्सिटी का जी दिखाया, हाँ, जी हाँ। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार का चलेगा। हाँ। और केंद्र सरकार में किसकी ये सरकार तो हो लंबे गया, समय से रही है। अब आप नहीं, आगे के नहीं, केंद्र नहीं, और स्टेट नहीं, नहीं, आप जो बात कर रहे हैं हाँ, रिप्रेजेंटेशन की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेटा है, और वहां पर जो अपॉइंट कर रहा है, जिसको चेयरपर्सन है, जो प्रिंसिपल है, जो सेंट्रल इंटरव्यूअर यूनिवर्सिटी है में ना, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मैं आपकी नहीं कर रहा हूँ, बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि दावा करते हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, बहुजनों का हम अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, यानी कि वो सही ढंग से आवाज नहीं उठा रहे, तभी तो इतना कम आंकड़ा है। नहीं तो सही, मैं आपको बताऊं, सही ढंग से ही आवाज जो थोड़ी बहुत उठ पाई है, उसी वजह से ही 4% पहुंच पाए हैं। अगर आवाज नहीं उठती तो 4% भी नहीं होते। आवाज उठने की ही वजह से आज इतना कम से कम प्रेशर होता है कि ओबीसी की सीट निकलती है, जहां एनएफएस होता है, जहां नॉट फाउंड सुटेबल निकलता है, वहां पर लोग आवाज उठाते हैं, फिर कुछ समय बाद उस सीट को भरा जाता है। ये आवाज उठाने का ही फर्क है। ये जो बहुजन संगठन है, जो प्रेशराइज, आप हम प्रेशर ग्रुप की तरह जिसको बोलते हैं, और उसी संगठनों का ही प्रेशर है कि कम से कम अब एनएफएस करने से लोग डरते हैं। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप सुने होंगे, वो बद्री नारायण केस वाला, उसमें भी एनएफएस कर दिया गया था। हमारे ही दोस्त यहाँ पर से मयंक और हमारे ही दोस्त हैं, इन्होंने आवाज उठाया, वहां पर जाकर उनको कोर्ट लेकर घसीट के गए। कुछ समय बाद अब वहां पर शायद सीट निकलने वाली है। तो आपने जो सवाल पूछा वो जेन्युइन है, लेकिन अगर हम 4% या 6% देख रहे हैं और इतना स्लो प्रोसेस है, तो ये कहीं ना कहीं उसी प्रेशर, उसी बहुजन प्रेशर का दबाव है, प्रेशर है, कि जिसकी वजह से धीरे धीरे कम से कम भरा जा रहा है। लेकिन फिर भी आप 75 साल आज़ादी के और सिर्फ 4% ओबीसी प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नहीं, ये 4% सिर्फ आंकड़े नहीं, ये 4% तो आपके कानून कि आपको 27% आरक्षण मिला हुआ ओबीसी को, तो कम से कम तो 27% होना ही चाहिए, और आपके पास 4% है। खैर चलिए, इस पे तो ये बताइए, आप जो कि महिला भी हैं और महिला इशूज़ पे एक्टिव भी काफ़ी रही हैं, ये जो महिला आरक्षण बिल आया है, इस पे आपसे कोई किताब भी लिख रही हैं? जी जी हाँ, वो तो आने कब तक वाली किताब पूरी हो जाएगी आपकी? इसी ईयर के अंत तक। अच्छा। हाँ, इसी ईयर तो आपको क्या लगता है, जब हमारे पास एक आरक्षण ऑलरेडी है हमारे पास ओबीसी का 27% का, जब हम वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, हम अपने मतलब आप अपने अधिकार को ले नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे कि 27% प्रोफेसर होने चाहिए, वहाँ आपके पास 4 और 6% हैं, तो आपको क्या लगता है इस महिला रिजर्वेशन बिल के आने से क्या महिलाओं को अधिकार मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, इसका कई सारे वजह है कि जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में कहीं नॉन फॉर्म कर दे रहा है, तो वहां पर आवाज उठाने वाले कुछ प्रेशर ग्रुप है। लेकिन जब हम इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक पार्टी का दूसरे पर आरोप होता है, प्रत्यारोप होता है पूरे, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो है गढ़ माना जाता है, देश माना जाता है। तो इस पे दुनिया के हर कोने से एक नजर होती है। तो इन सारे
उसको अवॉइड करके आप जो है आपको मजबूरन जब ये कानून लागू होगा और खासकर जो कोटा विद इन कोटा दिया जाएगा तो आप इसको बाईपास तो नहीं कर सकते। अगर 33% लागू है और उसमें ओबीसी फीमेल को भी कोटा है, एससी फीमेल को भी कोटा है, एसटी फीमेल को भी कोटा है, तो आपको वो सीटें तो संवैधानिक रूप से आप बाध्य है ना देने के लिए। यहाँ भी तो संवैधानिक रूप से बाध्य है ना। यहाँ मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर इतने सारे लूप होल्स हैं कि आपको एनएफएस कर दिया जाए। वहाँ भी हो सके, एनएफएस तो वहाँ भी हो सकता है। वहाँ पर अच्छा, वहाँ पर अगर 100 सीट है जहाँ पर मान लीजिए लोकसभा का चुनाव लड़ाना है तो 33 सीट जो है अगर फीमेल के लिए रिजर्व है तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कुछ 33 सीट को छोड़कर बिना फीमेल को वहाँ पर लड़ाए हुए आप 70 सीटों पर लड़ाकर आप मतलब जो 67 सीटों पर लड़ाकर आप सरकार बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। एवरी पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर प्रेशर होगा कि वो टिकट फीमेल को देगी, महिलाओं है ना, क्योंकि उनको सरकार वहाँ बनाना है। सरकार जी आपकी बात सही है कि हाँ बिना महिलाओं को टिकट दिए कैसे वो चुनाव होगा एग्जैक्टली। लेकिन आप जिस पार्टी से संबंध रखती हैं और आपको बधाई भी, आप अब आरजेडी से जुड़ी हुई और आप प्रवक्ता बनी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन अब आप जिस पार्टी से जुड़ी हैं और उस पार्टी की डिमांड रही है कि इनमें सब सेक्शंस होने चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए, तो मेरा सवाल आपसे यही था कि आपकी पार्टी जो डिमांड करती है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए उस आरक्षण कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, तो जब आप ये नहीं ले पा रहे हैं अभी जो आपके पास ओबीसी, तो आप क्या उस आरक्षण में ले पाएंगे? मैंने आपको क्या कहा, ये नहीं ले पा रहे हैं और वो नहीं देंगे। टिकट देना पार्टी के हाथ में है, कोई अपॉइंट करा देना सेंट्रल गवर्नमेंट से वो आरजेडी के हाथ में नहीं है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है तो वहां पर अपॉइंट कराना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मशीनरी है या फिर और जो लोग हैं जो अपॉइंटी हैं उनका काम है, वहां पर आरजेडी नहीं कुछ कर सकती। लेकिन आरजेडी जो अभी बिहार में सरकार में है, महिलाओं को टिकट देना उसके हाथ में वो देगी। और आपने उसका देखा, अभी आपने मुझे बधाई दिया कि प्रवक्ता बनाएंगे, प्रियंका वहां पर प्रवक्ता बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी है कि बैकवर्ड विमेंस को, पिछड़े समाज से महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या जो चीजों को समझती हैं, जो जनता के बीच में पहुंचा सकती हैं, वुमेन रिप्रेजेंटेशन अभी से दिखाना तो शुरू कर दी ना आरजेडी। वो आरजेडी के हाथ में है। आरजेडी क्या कर सकती है वो फुल्ली कर। आरजेडी ने बोला कि मैं कास्ट सेंसस कराऊं, आरजेडी ने करा कर दिखाया। आरजेडी ने बोला कि हम महिला रिजर्वेशन में कोटा विद इन कोटा चाहते हैं, बैकवर्ड समाज से महिलाएं आए, आरजेडी ने करना शुरू कर दिया। तो आप जो आरजेडी के हाथ में वो आरजेडी कर रही है और आरजेडी ने जो कहा है वो आरजेडी की है, वो करती रहेगी। तो ये थी कंचना यादव जेएनयू की, जिन्होंने बताया, जिनसे हमने समझने की कोशिश की कि आखिर आज़ादी के इतने साल बाद भी जो कानून जो ऑलरेडी संविधान में हमें 27% आरक्षण मिलना था, उसमें अभी भी देश के 45 यूनिवर्सिटीज़ में, आंकड़े बहुत चौंकाने वाला, और ये भारत सरकार के आंकड़े, कि सिर्फ महज 4% प्रोफेसर ओबीसी प्रोफेसर हैं और 6% ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो ये थी, और इन बातों को कंचन यादव ने बहुत बढ़िया से समझाया। धन्यवाद कंचना जी। शुक्रिया।